नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। 10 मई के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आते हैं और राष्ट्र के नाम एक संबोधन करते हैं, तो उसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। वो बात कहते हैं कि जो ऑप सिंदूर है वो अभी चालू ही है, रुका नहीं है। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि जब ये ऑप सिंदूर का एक्सटेंडेड वर्जन आएगा, जब इसमें और आगे कार्रवाई होगी, तो वापस से ब्रह्मोस उड़ेंगी, वापस से रफाल उड़ेंगे, वापस से जो पाकिस्तानी बेसिस है उनको उड़ाया जाएगा। लेकिन शायद ये समझने में कुछ महीने लग गए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इशारा कहीं और था। इस बार पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, उनको पीटने से पहले जो भारत के अंदर का सैनिटाइजेशन है, अब 0.5 फ्रंट नहीं है, भारत के अंदर पूरा एक फ्रंट है। जिस तरीके से चीजें निकल के आ रही हैं, बिपिन रावत जी शायद 0.5 फ्रंट की बात करते थे, वो इतना विकराल हो चुका है, वो पूरा एक फ्रंट है और ऑपरेशन सिंदूर उसी एक फ्रंट के ऊपर चल रहा है। दिल्ली का मामला हो, वो आप देख लीजिए किस तरीके से कश्मीर के अंदर कल रेड पड़ती है, वो बताता है कि जड़ें कहां तक गहरी हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर का जो फाइनल वर्जन है वो बंगाल में अनलीश हो रहा है। बंगाल में जिस तरीके से एसआईआर हो रहा है, एसआईआर बहुत सारे राज्यों में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, बहुत सारे कई राज्य हैं जिनके अंदर एसआईआर चल रहा है। लेकिन जिस तरह की चीखें, जिस तरह की अनईज, जिस तरह की भगदड़ बंगाल के अंदर देखी जा रही है, तो ममता बनर्जी की स्लीपलेस नाइट्स हो रही हैं, रात को नींद नहीं आती होगी। अभी अधीर रंजन चौधरी हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने एक आंकड़ा दिया कि लगभग 20 लाख बांग्लादेशी परिवार बंगाल के अंदर रह रहे हैं। अगर एक परिवार में एवरेज 5 भी माने, और बांग्लादेशी 5 पे रुकने वाले तो है नहीं, तो कम से कम बंगाल के अंदर ही 1 करोड़ ऐसे हैं जो अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं। जब ये एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होती, ये मिनिमम है। और अभी हैदराबाद में एक स्टडी हुई थी जिसमें कहा था कि एसआईआर में मिनिमम से मिनिमम 1 करोड़ 10 लाख से के लगभग तो वोट कटने ही है। ये लोअर थ्रेशोल्ड है, ऊपर जितना जाए वो अलग चीज है। और देखिए ममता बनर्जी ने जब एसआईआर हुआ, बंगाल ये बिहार के अंदर 65 लाख नाम कटे, तो ममता बनर्जी ने सोचा कि भैया ये मौका है, नेता बन जाऊं। और उन्होंने कहना शुरू किया कि मैं यहाँ एसआईआर नहीं होने दूंगी, एसआईआर एनआरसी है, ताकि सब लोग मेरे पीछे आकर खड़े हो जाएंगे, सारे ये जितना मैंने इकट्ठा किया ना कूड़ा कचरा, सब मेरे पीछे खड़े हो जाएंगे। और जब 1 करोड़ 2 करोड़ आदमी मेरे साथ खड़ा होगा तो क्या कर लेगा नरेंद्र मोदी, क्या कर लेगा ज्ञानेश्वर कुमार, उनको ये लगा। लेकिन वो उस स्थिति को भांपने में थोड़ी सी पीछे हट गई, मतलब एक तरीके से मतलब भांप नहीं पाई कि जैसे ही एसआईआर की घोषणा होती है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है एसआईआर इक्वल टू एनआरसी, तो भगदड़ होनी शुरू हो गई। और जिस तरीके के फोटोज फुटेजेस आ रही हैं, देखिए बहुत सारी फुटेजेस है, मैं चला नहीं सकता, मैं चलाना चाहता हूं लेकिन यूट्यूब गाइडलाइन की वजह से मैं किसी और की फुटेज नहीं चला सकता। तो बहुत सारे न्यूज चैनल है, आज तक देख रहा था, न्यूज 24 देख रहा था, बहुत सारे लोकल यूट्यूबर्स हैं, बहुत सब देख रहे हैं। तो साफ बता रहे हैं लोग, हाँ मैं बांग्लादेशी हूं, मेरा पिता बांग्लादेशी यहाँ आया था, फर्जी मैंने यहाँ किसी महिला से शादी कर ली, मैं यहाँ रहने लगा, ऐसे बहुत सारे हैं और छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। बल्कि कुछ एक जगह तो मैं फुटेज देख रहा था, कृष्णागंज नाम से कोई जगह है नाडिया के अंदर, गांव के गांव खाली हो गए हैं, लोग भाग गए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि ये एनआरसी है और हमें जेल कर दिया जाएगा, हमें डिटेंशन कैंप्स में डाल दिया जाएगा। जो हमने थोड़ा बहुत 1000 2000 5000 10,000 जो भी कमाया है वो भी हमसे छीन लिया जाएगा। और उन्हें लग रहा है कि भैया अब भाग जाते हैं, बाद में देख लेंगे, कभी आना होगा तो आ जाएंगे। उन्हें लग रहा है बहुत सहजता से आ जाएंगे, जब कभी आए होंगे और अब की आने की सिचुएशन में बड़ा अंतर है। तो जिस तरीके से बंगाल के अंदर एक्सोडस हो रहा है, एक्सोडस, लोग यहां से बांग्लादेश की तरफ भाग रहे हैं, ममता बनर्जी परेशान हो गई हैं। तभी वो बार बार क्या कह रही हैं कि जो ये बीएलओ वाले हैं ना, बीएलओ जो कर रहे हैं कि 28 लोगों ने अब तक उनकी मृत्यु हो चुकी है एसआईआर की वजह से। वर्क प्रेशर बहुत है। पहली बात तो ममता बनर्जी से ये सवाल है कि सिर्फ बंगाल में ही लोग क्यों मर रहे हैं इस एसआईआर के दबाव में, वो बीएलओ सिर्फ बंगाल के अंदर ही आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और राज्यों में क्यों नहीं कर रहे। और रही बात बंगाल में, देखिए क्यों मुश्किल है, निश्चित तौर पर बीएलओ के लिए काम मुश्किल है। एक उदाहरण देता हूं, गुलशन सोसाइटी, 2 लाख वोट थे वहां पे, न लिफ्ट थी, न कुछ था, बीएलओ को एक एक मंजिल के ऊपर चढ़ चढ़ के जाना पड़ रहा था। 2 लाख वोटों को उन्होंने जाकर वहां पे उनका निरीक्षण किया, 1,80,000 फर्जी निकले।
सिर्फ 20,000 असली थे। तो भैया जब आपको इतने मैसिव डेटा में से आपको फर्जीवाड़ा निकालना है तो वर्क प्रेशर तो होगा ही। देखिए उसी के लिए वो पे हो रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी ये नहीं बता रही कि ये 1,80,000 वोटर फर्जी कैसे आ गए। वही ममता बनर्जी जो संसद में खड़े होकर कहती थी कि भैया ये जब कम्युनिस्ट की सरकार थी कि देखिए बांग्लादेशी भारत में आ रही है। देखिए ममता बनर्जी की जो सिचुएशन है ना उसको समझना बहुत जरूरी है। ममता बनर्जी एसआईआर चाहकर भी नहीं रोक सकती है। सरकार चाहती है, केंद्र सरकार चाहती है एसआईआर रोके एक बार ममता, क्योंकि जहां उन्होंने एसआईआर रोका तो ये एक तरीके से मैंडेट है इलेक्शन कमीशन के पास कि वो रिकमेंडेशन कर सकता है कि भैया बंगाल के अंदर हम अपना काम करने में सक्षम नहीं है। वो जो सिचुएशन है जो एक तरीके से फ्रेंडली सिचुएशन होनी चाहिए हमारे लिए, वो राज्य सरकार प्रोवाइड कराने के लिए तैयार नहीं है, वो करा नहीं पा रही है। और ये एक तरीके से ग्राउंड तैयार हो जाएगा केंद्र सरकार के पास वहां राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। और एक बार वहां राष्ट्रपति शासन लग गया उसके बाद तो जो एसआईआर होगा, अब तो भैया 2-4-5% हो सकता है कि स्क्रूटनी में बच भी जाए, फिर तो संपूर्ण सफाया होगा। तो इसलिए ममता बनर्जी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही हैं, चाहकर भी उन लोगों को रोक नहीं पा रही हैं। और बांग्लादेश के साथ सिचुएशन, और बांग्लादेश देखिए जैसे जैसे ये एसआईआर की प्रक्रिया बढ़ेगी आपको बांग्लादेश की तरफ से भारत के ऊपर दबाव महसूस होगा। दबाव तो क्या ही माने बांग्लादेश का, लेकिन वो प्रयास करेगा। अब खलीलुर रहमान भारत आता है एनएसए, उसके बाद क्या कहा जाता है कि अगर हमने शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं दिया तो भैया हमारे ऊपर एक तरीके से अनफ्रेंडली बिहेवियर होगा। क्योंकि बांग्लादेश भी वो हिट फील कर रहा है जब लाखों लाखों लोग यहां से बांग्लादेश वापस जाएंगे, जो ऑलरेडी चरमराई हुई व्यवस्था है। जिस डेमोग्राफी के बल पर वहां का जमात इस्लामी का आदमी ये कह रहा था भैया 50 लाख आदमी है हमारा बंगाल के अंदर, जिस दिन चाहेंगे हम दिल्ली को घुटनों पे झुका देंगे। जब वो वापस चली जाएगी वो फौज, वो सब वहां वापस चले जाएंगे तो वो यूनिस के लिए दिक्कत है। और लगभग लगभग जो चुनाव है बंगाल का और बांग्लादेश का वो एक ही समय पर होना है। और बांग्लादेश ये चाहता है कि सब कुछ जो वो करना चाहता है, जो भी वो प्लान करना चाहता है भारत के खिलाफ, वो इस चुनाव से पहले कर ले। क्योंकि अगर वो चुनाव के बाद होता है और मान लीजिए यहां ममता की सरकार गिर जाती है और बीजेपी की सरकार आ जाती है तो यहां से जिस तरीके से भगाए जाएंगे लोग, अभी तो एसआईआर में जो भगदड़ चल रही है उसके बाद जो होगा, जैसे आसाम में हेमंता भगा रहा है, देखिए उसी हार्ड लाइन पर बंगाल में चलना पड़ेगा, तभी सरकार सस्टेन कर पाएगी। और ऐसा कोई भाजपा का हार्डलाइनर नेता आ जाता है जो हेमंता की तरह काम करेगा तो आसाम, पूरा नॉर्थ ईस्ट और बंगाल, वहां से जब बांग्लादेशी भागेंगे तो उसे यूनिस नहीं संभाल पाएगा। तो वो भी चाहता है कि चुनाव से पहले सब कुछ हो, और ममता भी चाहती है कि चुनाव तक ये सब कुछ ना हो, क्योंकि फिर उसके वोटर सारे उधर चले जाएंगे। तो एसआईआर में जो चल रहा है, प्रधानमंत्री ने ऐसे ही नहीं कहा था कि जो गंगा है वो भैया बिहार से बंगाल में जाती है। ध्यान रखिएगा वो बंगाल के बाद बांग्लादेश में भी जाती है। तो यहां से फर्जी जो लोग निकाले हैं ना, जो 65 लाख फर्जी वोट कटे हैं, उसी तर्ज पर बंगाल से जो भगदड़ मची है फिर वो बांग्लादेश भी उस चीज को महसूस करेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर ऑलरेडी पश्चिम बंगाल के अंदर चल रहा है। देखिए एसआईआर एकमात्र कारण नहीं है, एक कारण तो है सबसे बड़ा, मैं कहता हूं कि अभी 80% जो कारण है एसआईआर ही है इस भगदड़ का, जो लोग यहां से उधर भाग रहे हैं। और एसआईआर में भी गुलशन कॉलोनी का केस बताया, और एक दिन पहले भी बताया था कि जो इलेक्शन कमीशन है ऑलरेडी एआई बेस्ड जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहा है। कि भैया एक फोटो है, मान लीजिए वो 25 कार्ड के ऊपर लगी हुई है वोटर आईडी कार्ड के, मैनुअली आप उससे छाट नहीं सकते ना, आप एआई ऐप यूज करेंगे, सारे उसमें वोटर कार्ड डालेंगे, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, और जो भी फर्जी होंगे, जहां भी फोटो मैच, नाम मैच, नाम तो नहीं मतलब जो सारी डिटेल्स एग्जैक्ट मैच हो रही हैं, फोटो मैच हो रही हैं, आप फटाफट उन्हें फ्लश आउट कीजिए, खत्म कीजिए। जैसे आपने लगभग 34 लाख जो लोग मर चुके हैं उनके आधार कैंसिल किए हैं। तो जो ममता बनर्जी की परेशानी है ना, किसी राजनेता के तौर पर उसकी जगह अपने आप को रख के देखें तो ममता बनर्जी गलत रो नहीं रही है। जब आप एक झटके में उसके 34 लाख वोटर काट दोगे, जब आप एक झटके में एक सोसाइटी में से उसके 1,80,000 वोट काट दोगे, तो भैया ममता बनर्जी तो रोएगी, और कौन रोएगा। और एसआईआर इसका एक कारण है। उसके अलावा अब लोग बहुत कमेंट करते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही है, मोदी जी खाली बैठे हैं।
भैया जब खाना सर्व होता है खाने के लिए, उससे पहले उसे बनाने की एक विधि होती है, तैयारियां कुछ घंटों पहले से शुरू हो जाती हैं। तो वही हुआ पिछले लगभग 1.5-2 साल में, जिस तरीके से क्रैकडाउन चल रहा है हर जगह। मैंने और चैनल्स पे भी इसके ऊपर शो किया है कि किस तरीके से अलग अलग जगह वो सिंडिकेट पकड़े जा रहे हैं, जो फर्जी आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब बनाकर एक बांग्लादेशी को एक आम भारतीय से ज्यादा भारतीय बना देते हैं। कानपुर में पकड़ा गया था, लगभग 1.5 लाख आधार कार्ड उसके पास पकड़े गए थे। त्रिपुरा में पकड़ा गया, बंगाल में पकड़े गए हैं, महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं। देश का कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां नहीं पकड़े गए हैं। अब जब वो सारा फर्जी जो जो आधार कार्ड और जो भी कार्ड्स हैं, जब वो सरकार के पास आ गए, जब आप उसे कंप्यूट करेंगे, जब उसके बारे में उसे स्टडी देखेंगे उसको, तो आपको पता लग जाएगा कि भैया ये मोहम्मद जमील नाम का आदमी है, बांग्लादेशी है, फर्जी कार्ड है, मुर्शिदाबाद में रहता है, फला मोहल्ले में रहता है, फला घर में रहता है। जाइए आराम से उठाइए और उठा के चलो भाई। आपको एक साथ 1000 बांग्लादेशी किस तरीके से पकड़ लिए थे गुजरात में? उनकी परेड हुई थी ना, और उन्हें ये डर है कि हम डिटेंशन कैंप में जाएंगे। और जब वो फोटोज सामने आती हैं और वो सर्कुलेट होती है उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, उन्हें समझ आता है यार यहाँ तो स्थिति खराब हो जाएगी, भाग लो इससे तो बांग्लादेश, कम से कम वहां घर तो अपना है। यहां तो डिटेंशन कैंप में जाना पड़ेगा, वहां क्या क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। देखिए मीडिया आपको जितना दिखा रहा है ना, उससे कहीं बड़े स्तर पर चीजें चल रही हैं। इसलिए जो अभी एनआईए लगी है, ईडी लगी है, ब्यूरो ऑफ ये इमिग्रेशन लगा है, और उसके बाद जो इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट आया है, इसने पिछले 1-1.5 साल में जो काम किया, उसका रिजल्ट आपको इस चीज में दिखाई दे रहा है। और अब बांग्लादेश की तरफ ये लोग भाग रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये भगदड़ है, बहुत अच्छी है, इससे और तेज होनी चाहिए, जबरदस्त होनी चाहिए, एक भी बांग्लादेशी भारत में नहीं रहना चाहिए। लेकिन ये एक्सोडस जितनी तेज होगा, जितनी ज्यादा तेजी से लोग उधर भागेंगे, बांग्लादेश उतना फ्रस्ट्रेटेड होगा, उतना भारत के ऊपर कोई मिड से एडवेंचर करने का प्रयास करेगा। और जहां उसने कहा, तो पब्लिक सेंटिमेंट इस देश में इस तरीके से खड़ा होगा कि ये करने के लिए सरकार को और मजबूर होना पड़ेगा। तो वो कहते हैं ना कि एक तरीके से एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा ये चीजें, एक चेन रिएक्शन शुरू हो गई है। नहीं करोगे तो फंसोगे, करोगे तो फंसोगे। तो वो स्थिति अब हो रही है। तो पश्चिम बंगाल में अब क्या क्या होता है, किस तरीके से एसआईआर का क्या फाइनल रिजल्ट आता है, क्या फाइनल निकल के वोटर टर्नआउट आता है, लगभग 8 करोड़ के आसपास वोटर है, कितने करोड़ कम होते हैं, ये निश्चित तौर पर निकल कर आएगा। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, जो लोग कह रहे हैं क्या कर रही है मोदी सरकार, समझिए सिस्टम बहुत गहरा है, बहुत मजबूत है। कश्मीर में कश्मीर टाइम्स पकड़ा जाता है, आप समझिए किस तरीके से इकोसिस्टम काम कर रहा है। और वो तो एक छोटी सी बिल्डिंग में चलने वाला एक जरा सा अखबार था। यहां आप कई करोड़ लोगों को इस देश से बाहर कर रहे हैं, और इस चीज का आप ढिंढेरा नहीं पीट सकते, क्योंकि ये यूएनएचआरसी वाले, फला एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले, डब्ल्यूएचओ वाले, पता नहीं कौन कौन इसमें कूद जाएंगे। फिर बाहर ये सारी पीआईएल लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे, जितने भी यूजुअल सस्पेक्ट हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ माय लॉर्ड्स का एक तरीके से ज्ञान जाग जाएगा, वो भी कह देंगे अरे नहीं नहीं नहीं, रोकिए रोकिए रोकिए, इनके ह्यूमन राइट्स हैं। फिर सरकार को कहेगी आपने नवंबर महीने में 15 लाख लोगों को निकाला था, सारों को वापस लाओ, पाकिस्तान से मंगा लिए था ना वापस। इसलिए सब शांतिपूर्वक चल रहा है, कहीं कोई हल्ला गुल्ला नहीं, आराम से चलने दीजिए। ज्यादा को थोड़ा बताओ, कार्यक्रम पूरा निपटाओ। इस नीति के ऊपर सरकार चल रही है, बेहतर है। सफाई जितनी ज्यादा हो उतनी बेहतर है। 100% की गारंटी कोई नहीं ले सकता, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कचरा मिल जाएगा, लेकिन ठीक है, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। कम से कम वो शुरुआत है, वो बेहतर है। खैर, इसके ऊपर जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।